हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर डेट इज़ मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, उसमें मेजर लैंडफॉर्म जिसमें माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स और पीपल एंड लैंडफॉर्म, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू लुक एट द पिक्चर बिलो एंड सी हाउ द अर्थ सरफेस हैज़ डिफरेंट अपीयरेंसेस। देखो, हम इस पिक्चर से देख सकते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस पर अलग अलग तरह के क्या हैं, अपीयरेंसेस है। जैसे कि ये माउंटेन्स भी हैं, ये हिल्स हैं, ये प्लेन्स हैं और ये डेजर्ट रीजन है। वट कोजेज द अर्थ टू चेंज इट्स फॉर्म। तो ये जो अलग अलग फॉर्म है ये किसकी वजह से होती है, ये चेंज कैसे होती है। लेट अस स्टडी वाई एंड हाउ दीज लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड ऑन द अर्थ सरफेस। अब हम पढ़ते हैं कि ये सब जो लैंड फॉर्म्स हैं ये कैसे बनी है हमारे अर्थ के सरफेस पर। हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स के बारे में। यू हैव स्टडीड दैट अर्थ इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है। ये अपने एक्सिस पर भी मूव करती है और सन के अराउंड भी मूव करती रहती है, बट हमें ये मूवमेंट फील नहीं होती। जबकि ये जो मूवमेंट है ये किसी भी कार की जो स्पीड है उससे बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी हमें वो मूवमेंट फील नहीं होती। एडिशनली देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस मूवमेंट अंडर द अर्थ सरफेस एज वेल। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है हमें वो मूवमेंट फील नहीं होती, वैसे ही कॉन्टीन्यूसली मूविंग हमारे अर्थ के सरफेस पर भी और उसके नीचे भी चलती रहती है, मतलब बीनीथ में चलती रहती है। उनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं जो हमारी अर्थ के अंदर होती है, और एक को हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ह्यूज प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। तो जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नाज़का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऐसी बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है अर्थ का सरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। देर आर मैनी थाउजेंड मीटर्स थिक्स एंड दे कवर मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द सरफेस। तो ये बहुत हज़ारों मीटर मोटी हैं और बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का जो ये एरिया है ये कवर करती हैं। द डिवीज़न लाइज बिटवीन द प्लेट्स आर नॉट विजिबल एज सच। तो जो ये डिवीज़न है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है और ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, तो इन दोनों के बीच में जो एक जो परफेक्ट जो गैप है ना, वो डिवीज़न जो है वो दिखाई नहीं देता। दीज प्लेट्स कीप मूविंग। और ये जो प्लेट्स हैं लगातार मूव करती रहती हैं, रबिंग करती है एक दूसरे को, पुश करती हैं, पुल करती है एक दूसरे के, मतलब अगेंस्ट जाती हैं। दीज मूवमेंट इज़ वेरी स्लो एंड कैन नॉट बी फेल्ट बाई अस। तो ये मूवमेंट जो होती है वो बहुत स्लो होती है और हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। ओनली समटाइम्स यू मे फील द मूवमेंट व्हेन यू फील द अर्थक्वेक फॉर अ फ्यू सेकेंड। कई बार हमें जब अर्थक्वेक आता है, कई बार ये मूवमेंट हमें फील हो जाती है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए होती है। द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट कॉजेज चेंजेस इन द शेप ऑफ लैंड। तो जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है ये हमारी अर्थ की, हमारी लैंड की जो शेप है उसको चेंज करने में हेल्प करती है। देयर आर कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द अर्थ। तो हमारी अर्थ के बाहर भी और हमारी अर्थ के अंदर भी कॉन्टीन्यूसली एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। दीज आर नोन एज अ इंटरनल प्रोसेस। और जो अंदर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। दे कोज द रेजिंग और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये हमारी अर्थ सरफेस को रेज होने में भी और सिंक होने में भी, दोनों में क्या होता है, उसका कारण होता है। द हिल मूवमेंट, वैलीज एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड बाय दीज मूवमेंट। तो जो हिल बनती हैं, माउंटेन्स बनते हैं, गहरी खाई वैलीज बनती हैं, ये सब किस वजह से होता है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से ही होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। देखो, ये सारी जो प्रोसेस है, जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर होती है, जहाँ पर हम लोग हैं तो हम इन एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। तो जो अर्थ सरफेस के ऊपर होती है उसको हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। द एक्सटर्नल प्रोसेस कॉजेज इरोजन एंड डिपोजिशन। तो एक्सटर्नल प्रोसेस के दो कारण हैं। किन कारणों से, एक तो इरोजन और एक डिपोजिशन की वजह से होता है। हाउएवर दीज प्रोसेस आर वेरी स्लो एंड हैपन ओवर मैनी ईयर्स। ये प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है और उनको होने में कई साल लग जाते हैं। इरोजन क्या होता है, देखो,
इरोजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन एंड रिमूवल ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इरोजन का मतलब होता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है ना उसको रिमूव्ड करना, यानी कि उसको हटाना। यू मे हैव सीन सैंड इज़ अ फाइन पार्टिकल ऑफ स्टोन। हम देख सकते हैं कि जो सैंड होती है ना वो किसका फाइन पार्टिकल होता है, स्टोन का होता है। और स्टोन किसके स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, तो ये बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती है ना उसके छोटे छोटे हिस्से स्टोन, और स्टोन से क्या बनता है, सैंड बनता है। मतलब बड़े बड़े रॉक के जो टुकड़े हैं वो स्टोन बन जाते हैं, और स्टोन के भी टुकड़े क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, सैंड बन जाते हैं। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द रॉक्स एंड स्टोन डेवलप्ड क्रैक इन दैम। लगातार गर्मी और ठंडी की वजह से जो ये रॉक्स हैं और जो स्टैंड हमारे स्टोन है उसमें क्रैक्स डेवलप्ड हो जाती हैं। रेन, लाइटिंग एंड थंडर अलोंग विद विंड एंड स्टॉर्म्स कोज दैम टू ब्रेक फर्दर इनटू फाइनर पार्टिकल। उसके बाद बारिश, बिजली, ठंडर आना, हवा उड़ना, स्टॉर्म्स आना, ये सब क्या उन क्रैक्स को ना बढ़ा देती हैं और उनको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। सब्सिक्वेंटली रेन वाटर, मेल्टिंग स्नो और फास्ट ब्लोइंग विंड मूव सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद बारिश का पानी, पिघली हुई बर्फ़, तेज़ चलती हुई हवाएं, ये सब क्या सैंड को है ना एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है या अर्थ का जो सरफेस है उस पर हार्म हो रहा है, बड़े बड़े टुकड़ों का क्या हो रहा है, उसमें इरोजन हो रहा है। दिस प्रोसेस हैपन ओवर पीरियड्स ऑफ मैनी ईयर्स। और लगातार कई सालों तक ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब इसको होने में ना कई साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। ये तो था इरोजन। अब जो ये इरोडेड पार्टिकल्स हैं उसका कहीं पर डिपॉजिट होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। यानी कि डिपोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एग्रेडेशन। इन दिस प्रोसेस इरोडेड मटेरियल लाइक डेब्रीज एंड फाइनल पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर मूव्ड बाय विंड, वेव एंड रेन एंड दे कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस। यानी कि हवा, पानी, लहरें, बारिश, इन सब की वजह से क्या होता है, ये जितना भी डेब्रीज उन पत्थरों का निकला है वो सब एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। उसके बाद आता है मेजर लैंडफॉर्म्स में हम माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। माउंटेन्स आर नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये नेचुरल जो ऊंचाई है ना, मतलब एलिवेशन मतलब हमारी जो अर्थ सरफेस की ऊंचाई है उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। दे आर जनरली कैटेगराइज्ड बाय अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। यानी कि वो उनकी चोटी होती है ऐसे और उनका बेस बहुत चौड़ा होता है नीचे से। दे राइज अबव द सराउंडिंग शार्पली, और वो शार्पली यानी कि स्टीप स्लोप होता है उनका प्लेन एरिया से। दे कुड बी आइसोलेटेड माउंटेन और अ सीरीज ऑफ दैम। उसमें एक माउंटेन भी हो सकता है और माउंटेन की सीरीज भी हो सकती है, यानी कि चेन भी हो सकती है। अ सीरीज ऑफ माउंटेन आर ऑल्सो नोन एज माउंटेन रेंज। तो जो ये माउंटेन की सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस बोलते हैं, जिसमें लगातार माउंटेन्स होते हैं ऐसे। दी एंडीज़ इन द साउथ अमेरिका, हमने लास्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बात की थी। जो एंडीज़ है साउथ अमेरिका की वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में आती है। और हिमालयाज़ जो है वो दो फेमस माउंटेन रेंज है, वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फैली हुई है बल्कि बहुत ज़्यादा ऊंची भी हैं। Although not specifically defined, but smaller mountains with a height less than 2000 meter 2000 feet above the mean sea level is called हाउट। मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिकली डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन जो स्मॉलर माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाइट 2000 फीट से कम होती है उनको हम हिल्स बोलते हैं, माउंटेन नहीं बोलते। मोस्ट माउंटेन्स हैव लो टेम्परेचर एंड आर कवर्ड विद द स्नो। बहुत सारे माउंटेन्स क्या होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो किससे ढके हुए होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, जैसे इसमें आप देख भी सकते हैं। द हाइएस्ट माउंटेन हैव सच अ थिक लेयर ऑफ स्नो विच टर्न इनटू आइस। तो उनके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ स्नो होती है जो किस में बदल जाती है, आइस में बदल जाती है। एट प्लेसेस द माउंटेन सरफेस मे नॉट बी विजिबल एट ऑल, इट इज़ फुली कवर्ड बाय द स्नो और आइस। और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें ना पहाड़ का कलर नहीं दिखता बल्कि सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद सब कुछ दिखता है। अमंग दीज हाई माउंटेन्स वी फाइंड फ्रोजन रिवर्स विच कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो इन माउंटेन्स के ऊपर ना जमी हुई नदियाँ भी होती है जिनको ग्लेशियर्स के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत ठंड होती है तो सब जम जाता है। दीज ग्लेशियर्स आर फ्रोजन मास ऑफ आइस। ये बहुत ज़्यादा
आइस का क्या होता है, मास होते हैं, विच मे बी हंड्रेड्स ऑफ फीट थिक, जो कई 100 मीटर फीट तक मोटे हो सकते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ मीटर वाइड, और हंड्रेड्स ऑफ मीटर क्या हो सकते हैं, वाइड हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ रिवर यू सी, मतलब ये एक बर्फ़ की नदी की तरह काम करते हैं। मैनी ऑफ द रिवर्स विच वी सी इन द प्लेन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर, जितनी भी नदियाँ हम अपने प्लेन्स पर देखते हैं वो सब कहाँ से निकली हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं भाई। वो ग्लेशियर्स का ही पिघला हुआ पानी होता है जो हम नदियों के रूप में देखते हैं। एंड ट्रैवल थ्रू द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर टू रीच द असली, और कई 100 किलोमीटरों का सफ़र वो तय करती है और लास्ट में कहाँ पर पहुँच जाती है, समुद्र में पहुँच जाती है। माउंटेन्स जो हैं वो एक 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं जिनको अलग अलग उनकी कैटेगरीज़ के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। दीज माउंटेन्स लुक लाइक अ सीरीज़ ऑफ फोल्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये माउंटेन ऐसे होते हैं कि भी ग्राउंड पे ना फोल्ड्स आ गई, जैसे ऐसे ये ऐसे फोल्ड आ गई। These are formed due to the compression of plate during the movement and depicted in the sketch below। तो जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंप्रेस्ड करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से प्रेशर लगाते हैं और ये कंप्रेस्ड होते हैं, तो क्या डेवलप्ड हो जाते हैं, फोल्ड डेवलप्ड हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने इस पेज को ना ऐसे ऐसे इधर से प्रेशर लगाया तो ये फोल्ड हो गया, तो ये क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन बन गया। मतलब इधर से भी लगेगा इधर से भी लगेगा, क्या बन जाएगा, ये फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। Spread a sheet of a cloth on the table and push the sheet from one side, जैसे अभी मैंने दिखाया, which will rise into a fold at many places। This is what the fold mountain would look like। तो इसी वजह से ऐसे हमारे fold mountain ऐसे दिखते हैं, ये आप देख सकते हैं ऐसे दिखते हैं। A look at the illustration would help you to understand how such mountains look। The Himalayas in the India and the Alps in the Europe and Andes in the South America are examples of such fold mountains। तो इंडिया का हिमालयाज़, यूरोप में एल्प्स माउंटेन और साउथ अमेरिका में एंडीज़, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भाई, ये सब फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरी तरह के जो माउंटेन्स होते हैं उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द प्लेट ड्रिफ्ट आउटवर्ड्स एंड कोज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द पीस ऑफ लैंड। तो जो फोल्ड माउंटेन है ना, वो दो प्लेट के कंप्रेशन से बनते हैं, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे के पास में आती हैं। ब्लॉक माउंटेन्स कब बनते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। मतलब ये दूर, ये वाली प्लेट दूर गई, ये वाली प्लेट दूर गई, तो कुछ हिस्सा नीचे चला जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। आउटवर्ड जब प्लेट ड्रिफ्ट करती हैं, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ दोनों मूव करती हैं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लैंड की पीस। वर्टिकल मतलब ऐसे कुछ नीचे रह गया कुछ ऊपर रह गया। पीस ऑफ लैंड में भी सिंक डाउनवर्ड और राइट, कुछ ऊपर आ जाएगा कुछ नीचे बैठ जाएगा। द अपलिफ्टेड ब्लॉक, तो जो ऊपर रह गया इसको हम होर्स्ट बोलते हैं, और जो नीचे बैठा है उस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, गैरब्रिन बोलते हैं। दी वोल्जस माउंटेन इन द यूरोप इन वन सच एग्जाम्पल। तो जो वोल्जस माउंटेन है यूरोप में, वो इसका एक एग्जाम्पल है। ऊपर वाले को होस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ग्रेबेन बोलते हैं। उसके बाद तीसरी तरह के जो माउंटेन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं। दीज आर द माउंटेन्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। भाई ये वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। सच माउंटेन्स आर फॉर्म इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली टुवर्ड जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। लगभग यहाँ पर हर कंट्री में क्या पाया जाता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। यू विल गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग बाय लुकिंग एट द स्केच एंड द पिक्चर। तो हम देखो भाई ये देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी की क्या है, ये लावा है हमारी पृथ्वी का, मैग्मा है अंदर। तो ये कहाँ से, यहाँ से बाहर निकल जाता है और क्या वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हो जाती है। कहाँ से निकलता है, ये क्रेटर से बाहर निकलता है, ये वेंट से। ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है, उसके अंदर मैग्मा है। जब तक अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकलने के बाद उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो हमने तीनों तरह के माउंटेन्स देखे, जिसमें फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और हमने अभी वोल्केनिक माउंटेन्स देखे। उसके बाद हम माउंटेन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई इनकी क्या विशेषताएं हैं। माउंटेन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ विंड एंड फ्लो ऑफ वाटर। तो ये हम हवाओं की मूवमेंट को और पानी के फ्लो को दोनों को इफेक्ट करते हैं। हाई माउंटेन ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। जब बहुत ऊंचे अगर पहाड़ होंगे तो भाई ये ना हवा को एक तरफ रोक लेते हैं,
दूसरी तरफ मतलब विंडवर्ड भी और लीवर्ड भी दोनों तरफ पे हवाओं को रोक लेते हैं ये। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हिमालय, कोल्ड विंड फ्रॉम द तिब्बत एंड चाइना कैन नॉट बी कम टुवर्ड्स इंडिया। देखो ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो हिमालयाज़ है ना वो जो हमारी कोल्ड विंड्स होती है ना उससे हमारी हेल्प करता है। तो यानी कि जब चाइना और तिब्बत की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है ना तो हमारा हिमालयाज़ उसको रोक लेता है, और इंडिया में एक्सट्रीम विंटर इसीलिए नहीं हो पाते। तो ये हमारी हेल्प करता है। सिमिलरली दे फोर्स रेन क्लाउड टू शेड द मॉइस्चर इन इंडिया, और इसी वजह से जो ये मॉनसून की जो हवाएं होती हैं ना, जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स होती हैं तो उसको दूसरी तरफ नहीं जाने देता, विंडवर्ड साइड में ही हमारे यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो भाई जो हिमालयाज़ है दोनों तरफ से हमारी हेल्प करता है, उधर की तरफ से ठंडी हवाएं नहीं आने देता और इधर की तरफ से जो मॉनसून विंड्स हैं या जो बोल सकते हैं रेन कराने वाली जो विंड्स हैं उनको यहाँ से जाने नहीं देता। तो भाई ये ऐसे माउंटेन हेल्प करते हैं। मैनी रिवर फ्लो आउट ऑफ द ग्लेशियर्स इन द कंट्री। जो हिमालयाज़ पर जो ग्लेशियर्स हैं उनकी वजह से बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो इंडिया में बहती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, जिनको पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। हाउएवर एंड अदर हिमालयाज एंड अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री, दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। जो हम लोग नर्दर्न प्लेन एरिया में रहते हैं उन लोगों के लिए ये रिवर्स क्या एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, आप लोगों को भी पता है। माउंटेन हैव अ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। उसके अलावा माउंटेन में ना रिच डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, और दे कैन बी एक्सर्टेड टू यूज़ बाय द ह्यूमन बींग्स, और हम ह्यूमन बींग्स उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैनी पीपल विजिट द माउंटेन एडवेंचर एंड टूरिज़्म। बहुत सारे लोग माउंटेन्स पर जाते हैं एडवेंचर करने के लिए। टूरिज़्म, जो ये टूरिज़्म के प्लेस है जैसे शिमला मनाली, इन सारी जगहों पर घूमने जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं लाइक रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, सिकिंग, ये सब भी यहाँ पर माउंटेन्स पर किए जाते हैं। ये सब किससे, माउंटेन के रीज़न से ही क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। उसके अलावा जो ये माउंटेन के जो पोजेस है ये चैलेंज करते हैं ह्यूमन के एंड्योरेंस को, यानी कि ये स्थिर नहीं होते हैं। टूरिस्ट विजिट माउंटेन रीजन्स फॉर द नेचुरल सीनिक ब्यूटी, यानी कि जो हम लोग जो विज़िट करते हैं माउंटेन्स पर, ये किस वजह से करते हैं, उनकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ का, उस इलाके का, मतलब उस जगह का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमें अच्छा लगता है, वो ब्यूटी देखने के लिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं। उसके अलावा माउंटेन्स पर बहुत वैरायटी के फ्लोरा एंड फना भी मिलते हैं जो क्वाइट डिफरेंट होते हैं प्लेन, यानी कि प्लेन एरिया में जिस तरह का फ्लोरा फना है ना, माउंटेन्स पर उससे डिफरेंट होता है। द कूलर टेम्परेचर, द टाइप ऑफ सोयल एंड द वाटर स्ट्रीम्स अलाउ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टू सर्वाइव इन द माउंटेन। तो वहाँ का ठंडा जो टेम्परेचर है, उनकी अलग तरह की मिट्टी है, वाटर की स्ट्रीम्स हैं, तो वो अलग अलग वेराइटीज़ के एनिमल्स और प्लांट को सर्वाइव करने में क्या करती है, एक हेल्प करती है और एक फेवरेबल कंडीशन उन लोगों के लिए प्रोवाइड करा देती है। तो हमने ये पढ़ा अभी माउंटेन्स के बारे में, जिसमें हमने 3 तरह के माउंटेन्स देखे और इम्पोर्टेंस देखी उनकी। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ के बारे में। प्लेट्यूज़ आर अ टाइप ऑफ रेज्ड ग्राउंड। भाई जो माउंटेन्स की तरह ही जो प्लेट्यूज़ होते हैं ना वो भी ग्राउंड से ऊपर होते हैं, लेकिन उनका जो टॉप होता है ना वो फ्लैट सरफेस में होता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं ना उनके पास क्या होती है, हिल्स हैं। प्लेट्यूज़ में ये ग्राउंड से ऊंचे तो होते हैं लेकिन उनका फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट टॉप होता है उनका। दे आर लाइक टेबल टॉप, ये हमारे टेबल की तरह होते हैं, मतलब जिनका सरफेस क्या होता है, टॉप प्लेन होता है। एंड स्टैंड डिस्टेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग, दे मे बी जस्ट अ फ्यू मीटर टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर। ये कुछ मीटर से 100 मीटर के लगभग ऊंचे होते हैं ग्राउंड से। और दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल विच सेटल डाउन एंड सोलिफाइड आफ्टर एन इरप्शन। तो देखो ये जो प्लेट्यूज हैं ये कैसे बनते हैं, जैसे मान लो अब यहाँ से ना ज्वालामुखी निकल, मतलब जो ये मैग्मा है ना यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकल कर ही यहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा। उसके बाद फिर से कई सालों के बाद वोल्केनो मतलब इरप्शन होगा, फिर से इसके ऊपर ना लावा जमता है। जैसे ये जो लावा वोल्केनिक इरप्शन से बाहर निकलता है ना, ये लावा ठंडा हो के क्या बना देता है, ऐसे प्लेट्यूज बना देता है। आप देख सकते हैं लेयर्स। तो ये क्या होता है, ये वोल्केनिक इरप्शन का क्या होता है, लेयर्स होती हैं जो सोलिडिफाइड हो जाती है ठंडे होने के बाद। जो इंडिया का दक्कन प्लेट्यू है और जो तिब्बत का प्लेट्यू है ये फेमस प्लेट्यू है एशिया के।
और मैनी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी प्लेट्यूज़ है, जैसे कि केनिया, तंजानिया, युगांडा ऑल्सो हैव प्लेट्यूज़। द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा माना जाता है? तिब्बत का प्लेट्यू माना जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और उसको मतलब वर्ल्ड की छत भी बोला जाता है, रूफ बोला जाता है। प्लेट्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? प्लेट्यूज़ आर कैरेक्टराइज बाय रिच मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स। देखो भाई, जो सबसे ज़्यादा खनिज जहाँ पर मिलते हैं ना, वो प्लेट्यूज़ पर ही मिलते हैं, जिसमें कि हमारे इंडिया में छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, वो कोयल और आयरन में क्या है, सबसे ज़्यादा रिच है, हमें पता है इस बात का। देर आर मैनी वाटरफॉल्स वेयर रिवर्स वाटरफॉल्स ओवर द एज ऑफ द प्लेट्यूज़ ऑन द एरिया बिलो। तो कई मतलब वाटरफॉल्स वगैरह भी इन प्लेट्यूज से देखने को मिलते हैं। एट सेवरल प्लेसेस दीज फ्लोज आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और कई जगह पर जो वाटरफॉल वगैरह इन प्लेट्यूज से होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। The plateaus which have black soil are good for the growing crops like cotton and other cash crop. Extensive farming is done on such soil. तो कई प्लेट्यूज में ना ब्लैक सोयल पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा तो कॉटन उगाने में यूज़ करते हैं, और उसके अलावा कई और भी बहुत सारी क्रैश क्रॉप्स हैं जो ब्लैक सोयल पर ही उगाई जाती हैं। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो इन सोयल से क्या हो जाती है, अच्छी तरह से हो जाती है, यानी कि क्रैश क्रॉप्स ब्लैक सोयल की हेल्प से हम लोग उगा सकते हैं। तो ये था प्लेट्यूज़ के बारे में। उसके बाद हम अपनी अर्थ के तीसरे फीचर यानी कि प्लेन्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, प्लेन एरिया में। प्लेन्स आर द मोस्ट कॉमन लैंड फॉर्म, ये सबसे कॉमन लैंड फॉर्म है। दे आर फ्लैट और नियरली फ्लैट सर्फेसिस विच कुड बी फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। तो जो हमारा प्लेन एरिया है वो फ्लैट सरफेस होता है, और ये किससे बनता है, ये इरोजन और डिपोजिशन से बनता है। दे आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय अ फाइन सोयल कॉल्ड द एल्यूमिनियम और एलुवियल सोयल। तो ये जो प्लेन वाला एरिया है ये किससे बनता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बनता है, जिसको हम लोग एलुवियल सोयल यानी कि हिंदी में जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ब्रोड डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स बाय द रिवर, जो रिवर्स के द्वारा लेके आई जाती है, उनके जो टूटे हुए जो पत्थर वगैरह हैं उनके जो फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं उसको ना जमा करती रहती है नदी, उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सोयल बोलते हैं। और ये रिच फर्टाइल होती है, मतलब एग्रीकल्चर उगाने में ये बहुत हेल्प करती है। सम ऑफ द फेमस प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर गेंजेटिक प्लेन्स इन इंडिया एंड हवांग हो इन चाइना। वांग हो इन चाइना, यानी कि हमारा इंडिया का जो गेंजेटिक प्लेन है यानी कि नर्दर्न इंडिया जो है हमारा, वो इसका एक एग्जांपल हो सकता है। उसके अलावा चाइना में वांग हो जो है वो भी एक ऐसा ही प्लेन एरिया माना जाता है, जो कि फर्टाइल है, एलुवियल सोयल से बना है, यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से बना है। Rivers comes down from the higher region, have a narrow path and higher flow of water and move very fast as a slope is sharp and surface is rocky। जो नदियों का पानी ऊंचे रीजन से प्लेन एरिया में आता है उनको एक नैरो पाथ मिलता है, और हाइयर उनकी देखो उनका रास्ता तो भीड़ा है लेकिन उनका फ्लो बहुत हाई होता है, और वो बहुत फास्ट बहती है क्योंकि स्लोप जो है वो शार्प होता है, और जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रोकी। तो इस वजह से जो नदी है ना अपने हाइयर फ्लो और स्पीड की वजह से उन पत्थरों को काट देती है। दिस स्पीड एंड फोर्स ऑफ वाटर मेक दैम कैरी अलोंग लार्ज अमाउंट ऑफ इरोडेड मटेरियल, और अपने साथ बहुत ज़्यादा इरोडेड मटेरियल वो लेके आती हैं, जो कहाँ से, माउंटेन सरफेस से और सराउंडिंग से अपने साथ। क्योंकि देखो नदी का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, और उसमें जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका पाथ कैसा है, भीड़ा है, नैरो, बहुत नैरो पाथ है। इस वजह से जो उनके रास्ते में जो भी पत्थर बड़े बड़े रॉक्स आते हैं सबको बहा के ले जाती है नदी। और जैसे ही उस नदी का जो बहाव है वो थोड़ा कम होगा या वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम होती रहती है, और कम होती रहेगी तो जो वो इरोडेड मटेरियल है ना उसको अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के सराउंडिंग में क्या वो डिपॉजिट करती रहती है। इस वजह से क्या एलुवियल सोयल जो है वो बन जाती है, और एरिया क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वंस अ रिवर रीचेज द प्लेन्स इट गेट वाइडर, भाई प्लेन पर पहुंचने के बाद वो वाइड हो जाती है। सिंस द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज नाउ फ्लोइंग, लेकिन जो पानी का जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन एरिया क्या हो गया, वाइड हो गया, और स्लोप क्या हो गया, शैलो हो गया। भाई इतना स्लोप कहाँ है, प्लेन एरिया पर तो बह रही है नदी। इट वुड ऑटोमेटिकली लूज इट्स स्पीड, इस वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द रिवर स्टार्ट डिपॉजिटिंग द सोयल पार्टिकल्स इट ब्रॉट फ्रॉम द हायर रीचेज विच आर लेफ्ट बिहाइंड एलुवियल डिपॉजिट इन द प्लेन। इसी वजह से जैसे मैंने अभी बताया तो वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है उन सोयल पार्टिकल्स को जो वो अपने साथ ले
लेकर आई है हाई रीचेस से, और क्या कर देती है, पीछे छोड़ देती है, और एलुवियल प्लेन्स का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। जो हमारा नर्दर्न प्लेन है, जितना भी नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, वो सब इन नदियों के लाए गए पार्टिकल से ही बना हुआ है। और बाद में क्या होता है, ग्रेजुअली द रिवर रीचेज द प्लेस वेयर इट मीट्स द सी और द ओशियन। भाई प्लेन एरिया के बाद नदी कहाँ जाएगी, डायरेक्ट समुद्र से मिलेगी। बाय द टाइम इट रीचेज दिस एरिया इट गेट्स स्लो सो, तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और जो इरोडेड मटेरियल है ना वो वहीं पर छोड़ना स्टार्ट कर देती है। भाई कुछ का तो प्लेन बन गया, कुछ वो अपने साथ में लेके जाएगी, तो उसको भी वो छोड़ना स्टार्ट कर देती है। सच एरिया वेयर रिवर सेडिमेंट्स डिवाइड द वाटर चैनल इनटू मैनी सम स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड डेल्टा। तो प्लेन एरिया में तो नदी की एक ही लहर थी, मतलब एक ही वो था, इसका मतलब क्या बोलते हैं, पाथ। जब तक वो समुद्र से मिलती है ना वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में चेंज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उस जब नदी समुद्र में मिलती है उससे पहले वो स्लो डाउन हो जाती है, और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। वो डेल्टा क्या है, वो नदियों के द्वारा लाए गए जो कंकड़ पत्थर होते हैं, इरोडेड मटेरियल है, जो सेडिमेंट्स वो अपने साथ लेकर आई है, वो सब किसका कहाँ पर छोड़ देती है, डेल्टा में छोड़ देती है, समुद्र में मिलने से पहले। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लेन एरिया ऐसे बने हैं। उसके बाद हम प्लेन एरिया की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। भाई प्लेन्स है फर्टाइल सोयल है, क्योंकि नदियों के द्वारा अगर लाई गई इरोडेड मटेरियल से बनी है। एंड दे आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, और वो मिनरल्स में भी रिच होते हैं। फर्टाइल सोयल फैसिलिटेटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, सबसे ज़्यादा वो एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। और जो बहुत सारी एंशियंट सिविलाइजेशन है वो हम देख सकते हैं कि वो नदियों के किनारे पर ही बसी हुई थी। जैसे कि हमने अब हड़प्पन सभ्यता के बारे में, वो मतलब नदियों के किनारों पर ही बसते थे, तो क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल एरिया था, उसके अलावा पानी नदियों से उनको मिल जाता था। द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लेन फैसिलिटेट ईजी मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड एज वेल एज कंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो फ्लैट सरफेस होते हैं ना वो प्लेन एरिया में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। हम देख सकते हैं कि पहाड़ों में रहना, मतलब माउंटेन्स पर रहना और प्लेन्स में रहना बहुत अलग अलग होता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन आसान होता है, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना आसान होता है। इट इज़ ईजियर टू मेक रोड, भाई रोड बनाना आसान होता है। एक तो आप पहाड़ों को काट काट के रोड बनाओ, एक आप प्लेन एरिया पे रोड बनाओ। रेलवे लाइन बनाना, ब्रिज बनाना, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल सेंटर, सब कुछ प्लेन पर बनाना क्या होता है, प्लेन एरिया पर बनाना आसान होता है। किसी भी अदर लैंडफॉर्म के अगर हम कंपेयर करें तो द रिवर्स बेसिन एंड प्लेन्स आर द मोस्ट पॉपुलस एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो रिवर का जो बेसिन है, यानी कि जो नदी के आसपास का जो इलाका और जो प्लेन एरिया है ना, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस एरिया माना जाता है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहना पसंद करती है, प्लेन एरिया पर ही। People and the landform. People all have also chosen to live at places where they could get food, water and shelter. भाई इंसान वहीं पर रहना पसंद करेगा जहाँ पर उसको खाना, पानी और शेल्टर मिल सके, आसानी से मिल जाए। दे ऑल्सो लिव इन द हाई माउंटेन इन जंगल। देखो लोग तो माउंटेन्स पर भी रहते हैं, जंगल्स में भी रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, लेकिन लाइफ क्या है उनकी डिफ़िकल्ट होती है ऐसे रीजन्स में, मतलब हम लोगों की जैसे आसान नहीं होती है। एंड देयर फॉर पीपल वॉन्ट टू माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर दे कैन लिव कंपेरेटिवली ईजियर लाइफ। इसीलिए पीपल जो है वहाँ पर माइग्रेट करना पसंद करते हैं या वहाँ पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको ईजी लाइफ मिले। दिस लेड टू पीपल माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज़। इस वजह से लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं टाउन्स में और सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं। किसकी सर्च में, जॉब और लाइवलीहुड की सर्च में। टाउन्स एंड सिटीज़ आर देयर फॉर गेटिंग हायर कंजेस्टेड। इसी वजह से जो टाउन्स और सिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, कंजेस्टेड हो गए हैं। उनमें मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग गाँव से या ऐसे इलाकों से शहरों की तरफ ही क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। You have studied that landforms are a result of the internal and external process which are an ongoing process। अभी हम देख चुके हैं कि जो ये लैंडफॉर्म बनती हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रोसेस से बनती हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि कभी बंद नहीं होती, चलती रहती है। दिस प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, वोल्केनो, सुनामी, साइक्लोन एक्सेट्रा। और इन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से ही बहुत सारे क्या नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं, विच कीप हैपनिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। जो
लगभग आते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। दिस प्रोसेस टाइम कोज सीरियस डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन एंड कोज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कई बार ये सीरियस डिस्ट्रक्शन हो जाए तो लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वी ऑल नो डेट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ यूनिक। भाई जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो सबसे यूनिक है, मतलब हमारा अर्थ ही यूनिक प्लानट है। बट इट कैपेबिलिटी टू सस्टेन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन भाई एग्रीकल्चर करना ज़मीन पे और इंडस्ट्रीज़ का लगाना, इसकी कैपेबिलिटी इसमें लिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड नहीं है। वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच हार्म्स द अर्थ। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हमारी अर्थ को क्या करे, हार्म पहुंचाए। पोल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर, indiscriminate use of polythene, wastage of water and matters of concern of all। यानी कि पोल्यूशन फैलाना, एयर का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, पॉलीथीन्स यूज़ करना, पानी की वेस्टेज करना, ये सब हमारे किसके मेजर कंसर्न्स हैं हमारी अर्थ को लेकर। वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस सो डैट द अर्थ कॉन्टिन्यूज़ टू बी लाइवलेबल प्लेस फॉर मैनी सेंचुरीज इन द फ्यूचर। तो हमें क्या करना चाहिए भी, हमें अब केयरफुली है ना इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए। पोल्यूशन, गारबेज, मतलब ये सब क्रिएट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि जो अर्थ है ना वो कई मैनी सेंचुरीज तक क्या हो सके, लाइवलेबल प्लेस बन सके लोगों को जीने के लिए। फ्यूचर जो लोगों का क्या हो जाए, सुंदर बन सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू सेव एनवायरनमेंट एंड टू ब्रिंग अबाउट क्लीनिनेस। तो हमारी गवर्नमेंट है भी, उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्लीनिनेस फैलाने के लिए। वो use of plastic has been controlled and initiatives such as स्वच्छ भारत have been undertaken to ensure a better and healthy environment। तो प्लास्टिक के यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। और ये इसमें एक मेजर इनिशिएटिव था किसका, स्वच्छ भारत अभियान का। एक मेन मुद्दा यही था भाई, प्लास्टिक से बचाओ या देश को स्वच्छ बनाओ ताकि हमारी एक बेटर और हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोगों को मिल सके। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।